हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और ये चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज इसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। बताइए कैसे हैं सब लोग? ए वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्कार 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 नमस्कार, की हालचाल? हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हो सबको, सब लोग कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? कैलकुलेटर, हाँ सर, खुशी का ठिकाना नहीं है हमारा, है ना? मजा आ गया सर, नहीं? अबे मजा तो आ गया, लेकिन वो बढ़ेगी ना जो कट ऑफ एकदम से जो जाएगी ना ऊपर, है ना, वो तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ, चलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार बेटा, नमस्कार आप सब लोगों को। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, फॉर्म वगैरह, है ना? तो थोड़ा लेकिन अच्छे से करना, यस, गलती ना हो। हालांकि उसमें टाइम भी मिलता है सुधार करने का, लेकिन फिर भी, है ना, अपनी तरफ से 2 3 4 बार चेक करके और फिर उसके बाद ही करना, ठीक है? हाँ, बताइए। गुड इवनिंग, नमस्कार। हम्म तो यार, ये जो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये भाई ऐसा चैप्टर, 5वां लेक्चर है आज, है ना? हाँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ, चलो जी, हाँ, अब स्टार्ट करेंगे। तो अरे, कैलकुलेटर वैसे अलाउड नहीं है कि आप घर से कैलकुलेटर लेके चले जाओ। हाँ हाँ, ये हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखो, और भी इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे मान लो गेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद गेट का एग्जाम होता है, राइट? तो और उस गेट के एग्जाम से फिर आप लोग आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, एमटेक वगैरह कर सकते हो आईआईटी से, या फिर आप चाहते हो कि आप जो पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, है ना, ये जो कंपनीज होती है, इसमें आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो गेट के रैंक के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो ये जो गेट का पेपर होता है ना, उसमें भी कैलकुलेटर इसी तरीके से अलाउड होता है। उनकी स्क्रीन के ऊपर आप कैलकुलेटर होता है, और वो जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है वो स्क्रीन से कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन बात वही है कि उसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, है ना? क्योंकि वो यूज करना, एक तो हमारे पास सामने कैलकुलेटर हो, है ना, सामने फिजिकल फॉर्म में कैलकुलेटर रखा हुआ हो, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी हो तो अपने हाथ तेज चलते हैं, है ना? और एक वहीं पर हो कि आपके सामने स्क्रीन पे कैलकुलेटर है ना, और उसमें आपको चीजें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई करना है ना? तो ये जो स्क्रीन वाला कैलकुलेटर है, उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। तो मेरा तो सजेशन यही है कि हाँ हाँ, वो कोई नहीं है। मतलब मैं बात सीधी सी एक ही बात बोलूंगा कि कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। जब भी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते हो, तो आप ऐसे टेस्ट जरूर दें जिसमें स्क्रीन पे ऑनलाइन आप कैलकुलेट भी कर पाए, है ना? और वो मेरे हिसाब से आजकल तो बहुत सारी जो नई नई जो यूनिट्स हैं वगैरह, उनमें मिलता है ना? और यस 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 यस, तो नहीं नहीं नहीं, पेपर के साथ कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रे। पेपर वेपर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद देते हैं। अभी एक बार के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना? अभी एक बार के लिए हम लोग पढ़ते हैं अपना सेशन। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुछ पोर्शन अपना बचा हुआ था, है ना? एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जो बचा हुआ था। यस, उसको हम लोग खत्म करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सोल्ट एनालिसिस। ये जो सोल्ट एनालिसिस है वो इसी लेक्चर में स्टार्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में कितना वो कंप्लीट कर पाएंगे उसका उसका आइडिया नहीं है। तो इस वजह से मैंने आज का जो चैप्टर है वो लिखा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ही है, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो जाएगा और सोल्ट एनालिसिस हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो एक बार फटाफट से थम्स अप करके बता दो, फटाफट से
थम्स अप करके बता दो क्या सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। यस, क्या सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए, जल्दी बोलिए बेटा। आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट करेंगे, सोल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग, और सोल्ट एनालिसिस में आज हम लोग कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं, है ना। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब ये हो गया कि ये वो टेस्ट होते हैं जो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते, है ना। ये इनिशियल वाले टेस्ट हैं, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं अगर हमारे पास टाइम रहा तो। यस, पक्का कर दें स्टार्ट सेशन को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में मैंने आपसे कहा था, कल लास्ट क्लास में भी ये बात हो चुकी थी कि सर एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है ना। एक को आप लोग 4f सीरीज बोलते हो और दूसरे को 5f सीरीज बोलते हो। 4f सीरीज में लेंथेनोइड्स आते हैं, 5f सीरीज में एक्टिनोइड्स आते हैं, है ना। ठीक है सर। और मैंने आपसे ये भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवा दिया था। यस, कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो लेंथेनम होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। स्टार्टिंग होती है 58 से, और जो आपके लेंथेनोइड्स होते हैं 58 से लेके 71 तक, और उधर जो होगा वो 90 से लेके 103 तक होता है। यस, अब मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग मेंस की बात करते हो, है ना, अगर आप लोग जेई मेंस की बात करते हो तो थोड़ा सा सिलेबस में ना लेंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स की सिर्फ दो चीज है जो हमारे सिलेबस में है। एक तो रेडियस वगैरह के बारे में बात करना, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे मान लीजिए यही चीजें हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। और एडवांस के सिलेबस में भी कुछ ज्यादा मेंशन नहीं कर रखा है लेंथेनोइड्स एक्टेनोइड्स के बारे में। हालांकि लेंथेनोइड्स एक्टेनोइड्स के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, इनके कंपैरिजन में जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में काफी कम आते हैं, है ना। और सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि भाई ये पूछा जाएगा, है ना। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये वाली भी है, ठीक है। लेकिन ये है कि जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछे जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट पे खास तौर से ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स में बात करोगे ना, आप पीवाईक्यूज करोगे। आज वाली क्लास में नहीं है मेरे पास पीवाईक्यूज, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, कुछ पीवाईक्यूज में आपको इनके करवाऊंगा। लेकिन उनपे जो चीजें लिखी हुई हैं, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं, है ना। तो उनको एक बार आप अच्छे से देखें। मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता चुका था। मैं आपको बता चुका था कि भैया जो सीरियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। यस, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। इन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस, मेरी बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आता है ना तुम लोगों को, तुम भूल तो नहीं गए हो भाई दादा, तुम लोग भूल तो नहीं गए हो। अगर मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि z इज इक्वल टू 57, यस z इज इक्वल टू 57, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या तुम लिख पाओगे क्या? फटाफट बोलो, क्या तुम लोग लिख पाओगे क्या? या 57 नहीं, आप 59 लिख लो। चलो, z इज इक्वल टू 59, यस ये लिख लो, z इज इक्वल टू 59, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको वो तरीका याद है क्या? आपको वो तरीका याद है किस तरीके से मैंने बताया था? यस, कह रहे हैं भूल गए सर, देख रहे हो तुम भाई, ये गजनी है भाई, गजनी। अरे वो आपको याद है ना, वो तरीका बताया था आपको, क्या क्या करना होता है, आपको ऐसे करना होता है, SSP याद है, SPS, फिर हम लोग लिखते थे DPS, यस, और फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे FDPS, याद है ना, ये वाला तरीका, ये वाला मेथड याद होगा मेरे हिसाब से। तो सर यहां पर S1 से स्टार्ट होता था, तो 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S, यस। डी जो P जो वो 2 से स्टार्ट होता था, जो 2P 3P 4P 5P 6P और 7P, यस ये भी ठीक है सर। D3 से स्टार्ट होता है तो 3D 4D 5D और 6D, और जो F है वो 4 से स्टार्ट होता है तो 4F और 5F। लो सर, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सबशेल्स होते हैं, उनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। अब आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 59 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 59 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कैसे करोगे देखो सर, 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 57 58 59। लो सर, ये हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लो इसमें क्या आ रहा है, 4f3 6s2, यही आ रहा है 4f3 6s2। और आप लोग इधर देख सकते हो ये रहा 59 का प्रेसोडिनियम होता है 4f3 6s2, ये रहा सर 4f3 6s2। दिख रहा है क्या, दिख रहा है बेटा 4f3 6s2, ये देखो ये रहा, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दोगे तो 4f5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका 4f8 होना चाहिए था गैडोलिनियम का। देखो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें चेक करो, गैडोलिनियम का 4f8 होना चाहिए था, 4f7 6s2 हो चुका है, ये 4f7 होना चाहिए था, 4f8 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, जो 4f7 होता है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 4f8 की बजाय 4f7 एक इलेक्ट्रॉन उड़ के कहां चला गया, 5d1 में चला गया, है ना। तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सॉरी, है ना। तो इस वजह से एक्सेप्शन है। बाकी फिर 8 होना चाहिए था इसमें, 9 10 11 12 13 14 फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ में आ गया क्या, डन है। लेकिन ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होने जरूरी है। यस, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना जरूरी। देखिए ये जो सीरियम है, सीरियम क्या होना चाहिए था, 4f2 होना चाहिए था, है ना, 4f2 होना चाहिए था, लेकिन 4f2 की बजाय ये 4f1 5d1 हो गया। इसी वजह से मैंने आपसे कहा सीरियम भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका एक्सेप्शनल होता है, ये भी आपके दिमाग में होना जरूरी है ना। और ये याद करने का जो तरीका है वो भी आपको पता होना जरूरी है ना। मैंने आपको बताया था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी आपको दिया था जिसमें डायरेक्ट उसने एनडी, है ना, नियोडीमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा हुआ था, है ना। 59 हमने किया था, 50 और 60 आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट क्लास में, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अलग से, और बाकी मैं आपको ये मेथड बता चुका हूं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस की। बताओ क्या होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस में, ये तो तुम खुद ही बता दोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ के आए हो बे, अब डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ के आए हो तुम लोग, यस, हाँ जी। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ के आए हो ना, कि अगर मान लो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, मैं सीरियम से जा रहा हूं कहां तक, ल्यूटीशियम तक, तो सर एक जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, सर जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, 4f में फिल हो रहा है, यस, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो सर रेडियस क्या होनी चाहिए, एटॉमिक रेडियस शुड बी डिक्रीज्ड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करनी चाहिए। अब हमने क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा, अभी देखो हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था, 4f1 से 14, 5d0 से 1 और 6s2। अब कोई बच्चा ये कह सकता है, यस, कोई बच्चा ये कह सकता है, सर मान लिया लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सर मान लिया, लेकिन आप एक चीज और बताइए, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल हो रहे हैं, 4f में फिल हो रहे हैं, सर इलेक्ट्रॉन n-2 शेल में फिल हो रहे हैं। और सर आज से पहले हमने ये पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इनर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा हो, अगर इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हो, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहे हो, तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो सर आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होना चाहिए, और दूर होगा मतलब उसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-2 में फिल हो रहा है, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होना चाहिए। लेकिन सर दिक्कत यह है, हमने एक चीज और पढ़ी है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है f इलेक्ट्रॉन्स का, वो वेरी पुअर होता है, यस, जो f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट होता है सर वो बहुत ही पुअर होता है ना। तो भले ही इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में फिल हो रहा हो, लेकिन f के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने से मना कर देंगे, ये बोलेंगे भैया हम तो नहीं कर रहे रिपेल, है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन को हम रिपेल नहीं करेंगे। जब आप नहीं रिपेल करोगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसमें एक एक्सेप्शन होता है और वो है EU, है ना, यूरोपियम। देखिए साहब, इसकी जो साइज होती है ये पूरी इस पूरे पीरियड के अंदर, इस पूरे सीरीज के अंदर सबसे बड़ी साइज होती है ना, एक्सेप्शन है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। यस, क्लियर है, याद रह जाएगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज का डिक्रीज होना, है ना, इसका जो रीजन आप लोग लिखते थे वो रीजन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। यस, जो रीजन होता था वो क्या होता था, वो होता था सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, वो लिखा हुआ है ना ऊपर, यस, ऊपर लिखा हुआ है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और अगर आपको याद हो, इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4d और 5d सीरीज की जो साइज थी वो लगभग सेम हुआ करती थी। याद है कुछ, याद है ना, ये हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ लिया था कि 4d 3d की साइज छोटी होती है, 4d की साइज उससे बड़ी, लेकिन 4d और 5d की जो साइज है वो लगभग बराबर हुआ करती थी, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद है ना ये चीज? यस, डन है। ये इसका कोई रीजन नहीं है बेटा, इसको आप लोग ध्यान में रखें बस, है ना। अगर रीजन होता और कुछ होती चीज तो मैं आपसे बिना पूछे ही, है ना, आपके बिना कहे मैं करवा देता, है ना, आपके बिना कहे करवा देता। अगर कोई रीजन होता इसका और आपको बताने लायक रीजन होता तो मैं आपसे बिना पूछे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले मैं बता देता, है ना। ये तो बात हुई किसकी? एटॉमिक रेडियस की, है ना। किसकी बात हुई? एटॉमिक रेडियस की। लेकिन अगर मान लो मुझे आयनिक रेडियस की बात करनी हो तो आयोनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयोनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं रेडियस लिख दूं आयोनिक रेडियस, है ना, यहां पर मैं रेडियस लिख रहा हूं आयोनिक रेडियस। सर ये कौन से रेडियस लिख रहे हो? मैंने कहा मैं इस रेडियस की बात कर रहा हूं, M3+ की बात कर रहा हूं, है ना। एक एलिमेंट है M, यहां पर क्या है? M है यहां पर लेंथेनॉइड, है ना, 4f सीरीज एलिमेंट, है ना। यहां पर M क्या है बेटा? लेंथेनॉइड है। यस, M यहां पर लेंथेनॉइड है। तो एक लेंथेनॉइड जिसके ऊपर चार्ज कितना है? +3, है ना, उस वाली रेडियस की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर मैं लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर। तो सर इस वाली रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सर जो साइज होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना, साइज डिक्रीज करेगा। सीरियम 3+, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, है ना, ये डिक्रीज करेगा सर। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है सर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप में से कोई बच्चा ये भी बोल सकता है मेरे से, है ना, कोई बच्चा मेरे से ये भी बोल सकता है सर यहां पर 3+ ही क्यों लिखा आपने, 4+ क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा कि जो 3+ है ये इनकी सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ये जो 3+ है, मैक्सिमम जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी वो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये इनकी सबसे ज्यादा स्टेबल, ऐसे मान लीजिए सबसे ज्यादा दिखने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट्स वाई मैंने जितनी भी आयनिक रेडियस लिखी है वो भी 3+ वाली लिखी है ना। तो आप लोग लिख सकते हो कि जो आयनिक रेडियस होती है वो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लो जी सर, बस लिख लो इसको, है ना। और अगर हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। AITS के टेस्ट में बेटा होगा कि नहीं होगा देखेंगे, है ना। वो अभी आइडिया नहीं है ना, होना चाहिए लेकिन वो भी आइडिया नहीं है बेटा, ठीक है। हो गया पक्का? अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है ना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, है ना, मैं चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं इस चीज को, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। हो गया क्या? आगे चल सकता हूं मैं? डन पक्का? अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, दो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा होती है, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा होती है। हम लोग यही कहते हैं। अगर हां, अगर हम लोग इनमें बात करें ना लेंथेनॉइड्स में, तो IE1 और IE2 के बीच मतलब अच्छा खासा गैप है ना, जो दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस है वो अच्छा खासा है। लेकिन इनकी IE2 और I3 के बीच जो एनर्जी का गैप है ना वो काफी कम है ना, ये जो गैप है काफी कम है ना, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। यस, I1 से ज्यादा I2 है, बिल्कुल है, I2 से ज्यादा I3 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन I2 और I3 के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, स्मॉल गैप नहीं, आप ऐसे लिख दो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, है ना। यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस है सर वो काफी कम है। आप लोगों ने कोई रीजन पूछ ले तुमसे, एक्सचेंज एनर्जी, कुछ कुछ याद आया? एक्सचेंज एनर्जी से आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको समझाई थी, कहां समझाई थी बताओ, देखिए अभी पता लगेगा कितने पढ़ाई कर रहे हो घर पे, है ना। अब भी पता लगेगा कि घर पे कितनी पढ़ाई हो रही है। अब भी पता लगेगी भाई, अब भी पता लगेगी घर पे कितनी पढ़ाई हो रही है, अभी पता लगेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहां पर आया था एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी से आयनाइजेशन एनर्जी मैंने कहां एक्सप्लेन करी थी? हाँ भैया, कहां एक्सप्लेन करा था भाई, जल्दी बताइए।
कहां एक्सप्लेन किया था, कहां किया था? हाँ, मैं थप्पड़ मार दूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ भी। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट में किया था। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स थे उसमें एक्सचेंज एनर्जी से आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है वो मैंने आपको समझाया था, है ना? तो जिस बच्चे को समझना हो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप कैसे कम हो सकता है, वो एक्सचेंज एनर्जी का जाके टॉपिक देख ले वापस, है ना? यहां से यहां जाने के लिए जो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट एक्सचेंज एनर्जी से पूरी हो जाती है। इस वजह से इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप काफी कम है ना? मान लो आपके पास 50 रुपए है, आपके पास, आपके दोस्त के पास 100 रुपए हैं। आपके और आपके दोस्त के बीच 50 रुपए का गैप होना चाहिए था, है ना, पैसों में। लेकिन आपकी जेब में आपका एक और दोस्त है और उसने चुपके से 20 रुपए डाल दिए। तो वो जो 50 रुपए का गैप था वो 50 का नहीं रहा, वो गैप कितना हो गया? 30 का हो गया। क्यों? क्योंकि आपको 20 रुपए कहीं एक्स्ट्रा सोर्स से मिल गए हैं, और वो जो एक्स्ट्रा सोर्स है वो कौन सा है? एक्सचेंज एनर्जी है ना? यहां से यहां जाने पर आइडियली एनर्जी का डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए था, लेकिन वो अच्छा खासा नहीं है। उसका एग्जांपल, उसका रीजन ये है कि कुछ एनर्जी यहां से यहां जाने के लिए कुछ एनर्जी है वो कहां से मिल जा रही है? एक्सचेंज एनर्जी से मिल जा रही है। इस वजह से यहां जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम हो जा रहा है। यस, ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। नहीं? अरे बोलो, है ना? तो ये थोड़ा सा चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बात करनी है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना? हमें बात करनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट की अभी मैं आपको बता चुका हूं कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनको Ln से दिखाया जाता है। लेंथेनॉइड्स को किससे दिखाया जाता है? Ln से। और अभी मैंने आपसे बोला था कि इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +3 है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखें आप लोग, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कौन सी है? यस, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3 है। इसके अलावा सर ये और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? इनकी जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, यस, इनकी जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो कौन कौन सी हैं? +2 एंड +4। ये जनरली +2 और +4 तब शो करते हैं जब हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल अगर कहीं बन रहे हो, है ना? अगर मान लो +2 में कोई फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बेटा नहीं ध्यान में रखना आपको, है ना? आप बस ये नॉर्मल ट्रेंड ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +3 है, लेकिन इसके अलावा +2 और +4 भी शो कर सकते हैं। +2 और +4 कब शो करते हैं? ये जनरली जब +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा हो या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा हो, है ना? ये कहता है कि जो लेंथेनम है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेंथेनम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। चलो, हमें लेंथेनम से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है लेंथेनॉइड से, है ना? लेंथेनॉइड्स की मोर कॉमन स्टेट +3 है। देखो ये भी लिखा है, हाउएवर ओकेजनली +2 एंड +4 आयंस इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड। दिस इरेगुलरिटी अराइजेस मेनली फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड एब्सॉर्प्शंस। इसकी वजह से अगर कहीं हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो तो ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं ना। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, यस, मैं अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जो 3 लाइन लिखी हुई है इसको लिखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स है जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं फिर बोल देता हूं, अरे लेंथेनम नहीं है भाई, ले मैं इसको हटा देता हूं, ले रुक। तो तुम हो यार, क्या नमूने हो तुम लोग, क्या हो? नमूने। ये ले, बस अब तेरी आत्मा को शांति मिल गई। ये ले, नहीं है लेंथेनम, बस खुश है? हाँ, इसको नोट कर लो आप लोग। हाँ, मैं वापस बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इनकी ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3 है ना? +2 और +4 भी हो सकती है ना, जब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो तो। लेकिन फिर भी ये जो एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं? ज्यादा +3 में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। देखो एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ये देखो आपके सामने YB दिख रहा है, इटरबियम। ये जो इटरबियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है क्या आपको? देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f14 6s2। देख तो सही, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f14 6s2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर मैं YB2+ लिख दूं,
देख ले, है ना, ये जो तेरा YB है वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है 4f14 6s2। लेकिन अगर मान ले मैं YB2+ लिख दूं, तो जैसे तूने YB2+ लिखा, ये क्या हो गया 4f14 हो गया। और 4f14 जो है सर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अरे दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिखाई तो दे रहा है सर। तो इस वजह से आपका जो YB है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, कर सकता है। यस, आप लोग एक चीज और देखिए, आपके सामने सीरियम लिखा हुआ है, सीरियम, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप लोग, 4f1 6d1 6s2। अगर मैं सीरियम +4 लिख दूं तो ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये एक यहां पर नोबल गैस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बस एक्सेप्शनल वाला ध्यान में रखना है। बाकी इसमें तो 2-3 एक्सेप्शन ही है, बाकी तो एक्सेप्शन है भी नहीं, बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो आपको एक्सेप्शन नहीं याद रखने, सॉरी एक्सेप्शन याद रखने, आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद रखने। यस, मेरी बात समझ में आ रही? आओ जी आओ। ये देखो, यही आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर, है ना, ये YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, कहता है जो YB है वो +4 में YB2+ शो कर सकता है। ये देखो टर्बियम 4f9 6s2, अगर ये Tb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो +4 में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, 4f7 बचा। सर ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कैसा है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यस, ये रहा सर यूरोपियम। देखो सर, यूरोपियम जो है वो EU 4f7 6s2 है सर। अगर EU2+ लिख दिया आपने तो सर जो EU2+ होगा वो क्या हो जाएगा? 4f17 हो जाएगा, 4f7 हो जाएगा। और सर ये कैसा है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है सर। ये कैसा है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बताइए, क्या मेरी बात को समझेगा तुम लोग? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन और बोला जाता है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो यूरोपियम है EU, इसकी जो IE3 है वो बहुत हाई होती है। इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। क्या आप इसको समझा पाओगे क्या? हाँ जी, क्या आप लोग इसको समझा पाओगे कि जो EU है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हाई है सबसे? सर EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा सर। जो EU होता है वो 4f7 6s2 होता है सर। अगर मैं इसकी I1 की बात करूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 4f7 6s1 बच गया। अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 4f7 बन गया। और जो 4f7 है सर ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो सर इसकी जो I3 होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था, है ना, जेई मेंस का एक क्वेश्चन है कि बताइए कौन से एलिमेंट है जिनकी I3 का वैल्यू मैक्सिमम है ना, I3 सबसे ज्यादा है ना। और उसने ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये दे रखा था, EU दे रखा था आपको। और सेम यही क्वेश्चन उसी ऑप्शन में एक और ये भी था, टर्बियम भी था, YB भी था। ये जो तुम्हारा YB होता है ना, इसकी भी जो IE3 है वो बहुत हाई होती है, हाई वैल्यू ऑफ IE3, हाई वैल्यू ऑफ IE3 होती है। और उसका रीजन भी वापस यही है, यस, इसका रीजन भी यही है क्योंकि जो YB है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 6s2। जब आपने इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी तो 4f14 6s1 हो गया। आपने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया IE2 तो 4f14 हो गया। और सर ये कैसा है? दिस इज अ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और क्योंकि ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी I3 की जो वैल्यू है बहुत ही हाई होगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? है ना। तो जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था वो इस तरह से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन से दो एलिमेंट है जिनकी, कौन से दो एलिमेंट का जो पेयर है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। और उस पेयर में ये दे रखा था और ये दे रखा था। मेरी बात शायद आप लोग समझ रहे हो, है ना। तो हाँ, ये दोनों उसी में एक पेयर में दे रखे थे ना, पेयर पूछा था आपसे, है ना, आपसे पेयर पूछा था। अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता देता हूं। देखो होता क्या है ना, ये हमारे जो डी ब्लॉक में, सॉरी F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं,
इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। क्या है? लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपको दे रहा हूं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे काम की है वो मैं आपको दे रहा हूं। हर कहीं पर हर कोई ऑर्डर आपको नहीं ध्यान रखना है इसमें, है ना। मैं आपको फिर बोल दे रहा हूं, आप ये नहीं बोल सकते कि साहब इनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ या इसमें इसका ऑर्डर बताओ आप, या फिर उसमें इसका ऑर्डर बताओ। बेटा ये जो चीज आपके काम की है, जो हमारे सिलेबस की है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डन है। और देखो देखो एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यस, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सीरियम की बात हो रही है इस वाले पॉइंट में, है ना। इस वाले पॉइंट में किसकी बात हो रही है बेटा? सीरियम की। देखो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था नोबल गैस 4f1 5d1 6s2, ये था। अगर मान लो मैं सीरियम +4 लिख दूं, सीरियम +4 लिख दूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बसता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यस बिल्कुल सर, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल है। लेकिन जो सीरियम होता है ना बेटा, सीरियम जो होता है वो +4, सीरियम +4 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम +3 में जाना चाहता है। क्योंकि जो सीरियम +3 है, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट्स वाई सीरियम +4 से कहां जा रहा है? +3 में। सर इसका रिडक्शन हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब सीरियम +4 जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज सही है? अरे आप ये मत सोचो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना जल्दी कैसे लिखता हूं, आप ये मत सोचो। वो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आप जल्दी लिख पाओगे। अब कई लोगों को दिक्कत ये हो जाती है कि साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी क्यों लिख रहे हो आप? अरे उससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो मैं समझा रहा हूं वो समझना है यार, तो है ना। दिक्कत ये कि सर इतना जल्दी कैसे लिख रहे हो, है ये क्या बात हुई भाई? है देखो ये रहा, ये पॉइंट। The formation of cerium 4 is favored by its noble gas configuration. Cerium +4 noble gas configuration रखता है, but it is a strong oxidizing agent, reverting to the common oxidation state +3, है ना। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो +3 में जाना चाहता है। एक और चीज इसने लिखी है, यूरोपियम जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो यूरोपियम जो था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने। यस, यूरोपियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन फिर भी जो यूरोपियम है वो +2 से कहां जाएगा? +3 की तरफ जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? बिकॉज +3 जो है इनकी सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर ये +2 से +3 जाएगा इसका मतलब सर इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो आपका यूरोपियम 2+ है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना आपको। यस, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको क्लियर हो गया है, ये भी समझ में आ गया है। इसके अलावा बाकी जो 2-4 मेटल्स हैं वो आपके सामने लिखी है। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके ऑक्साइड्स में, है ना। ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं MO2, और MO2 में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। अब बाकी क्यों नहीं करते, सिर्फ यही क्यों करते हैं? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ना। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो, और सिर्फ ऑक्साइड्स में करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। तो जो हमारे पास चीज इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये इतना ही ध्यान में रखना है ना। बाकी और किसी के बारे में आपको नहीं ध्यान रखना है। यस, भले ही इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस +2 के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, बट स्टिल +2 से +3 में जाना चाहता है। अब मैं आपको बताऊं कि अब बच्चा क्या सोच रहा है, ये कि साहब ये तो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से यहां से यहां कैसे चला गया? अरे भैया ये जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शंस सॉल्यूशन फेज में होती हैं, और अगर सॉल्यूशन फेज में ये रिएक्शंस हो रही हैं तो भैया साहब हाइड्रेशन भी होगा, और हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज भी होगी। तो माना +2 से +3 जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन साथ साथ EU3+ का जब हाइड्रेशन होगा तो इस हाइड्रेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इस एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, +2 से +3 में चला जाएगा।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप याद करो डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर होता है, कॉपर +1 के कंपैरिजन में कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है इन एक्वा सॉल्यूशन, है ना। भले ही कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना स्टेबल नहीं था, कॉपर +1 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था, बट स्टिल कॉपर 2+ एक्वा सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल था। और उसका रीजन था कि कॉपर 2+ के हाइड्रेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और कॉपर +1 के हाइड्रेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल वो सेम रीजन यहां है। आप क्या करते हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज नोटिस करते हो, आप सिर्फ एक चीज देखते हो, अरे सर हाफ फिल्ड आ गया, फुली फिल्ड आ गया, आप सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी देखते हो। अरे भाई साहब, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर में सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं देखी जाती है। जो मैंने आपको वो ऑक्सीडेशन, वो जो पोटेंशियल की बात करी थी M2+ से M या फिर M3+ से M2+, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर है, वो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी से नहीं देखी जाती है। उसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी देखा जाएगा, उसमें सब्लिमेशन एनर्जी भी देखा जाएगा और उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी देखा जाएगा। आप सिर्फ एक चीज नोटिस करते हो, और सर हाफ फील्ड है, कैसे चला गया? अरे हाफ फील्ड हुआ तो क्या हुआ, ये भी तो देखो ना, इस पे +3 चार्ज है और +3 है तो इसका हाइड्रेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आप हाइड्रेशन एनर्जी नहीं देख रहे, सिर्फ एक चीज देख रहे हो, और उससे आंसर थोड़ी ना आता भाई। समझ रहे हो? डन लिख दो, आगे चलते हैं, है ना। इतना हो जाए, डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, इतना हो जाए फिर आगे चलते हैं। फटाफट इतना हो जाए फिर आगे चलते हैं। डन लिख दो। हाँ जी, चलिए सर आगे चलते हैं और इसके बाद कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। लिखना चाहो, आपकी श्रद्धा है, लिख सकते हो। यस, लिखना चाहो, आपकी श्रद्धा है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है, बस जो है बस वही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना। कोई एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। लेंथेनाइट्स जो होते हैं मेटल्स होते हैं, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होती है ना, और टर्निश हो जाती है रैपिडली इन एयर, है ना। इनकी जो हार्डनेस होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रही है। हार्डनेस इंक्रीज करने का एक रीजन ये कह सकते हो कि साइज छोटी हो रही है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो हार्डनेस बढ़ रही है। दे हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये मेटल्स है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अच्छा खासा होता है, 100 से 1200 केल्विन का होता है, सिर्फ सिमेरियम को छोड़ के। एसएम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, 1623 केल्विन होता है। यस, लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी जो डेंसिटी होती है वो ऑब्वियसली क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर मास बढ़ रहा है और साइज छोटी हो रही है, तो जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, एक्सेप्ट फॉर EU एंड YB, है ना। यूरोपियम और ट्रिबियम के लिए एक्सेप्शंस हैं, बाकी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज डेंसिटी। अब अदर देखो, इसने ये नहीं लिखा कि मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। इसका जो पॉइंट है उसका मतलब ये कि जो डेंसिटी और अदर प्रॉपर्टीज है वो स्मूथली चेंज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब स्मूथली चेंज में इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। जैसे मान लो हमने रेडियस की बात करी थी, रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रही है ना। तो अब जो टर्निश, हाँ अब ये टर्निश का मतलब भी मैं बताऊं। वाह बेटा वाह, तुम लोग 10वीं क्लास पास करके आए हो क्या? है भाई, अरे तुम लोग 10वीं क्लास पास करके आए हो क्या? है? मत लिखो, हाँ ये सारा सब कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट लिखे हैं मैंने आपके सामने, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। और आपको लगता है कि आप ये इतने सारे एक्सेप्शंस नहीं झेल सकते, है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हर जो पॉइंट है, हर दूसरे पॉइंट में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, तो भाई मत लिखो, सिंपल है। आप मत लिखो, मत ध्यान रखो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं हो सकता, है ना। और कोई इलाज नहीं हो सकता, आप मत ध्यान रखो। जो ध्यान रख पा रहा है वो रख लेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया वो सही करके आ जाएगा। आप मत ध्यान रखो, खत्म है, क्या दिक्कत है? हाँ यस, ठीक है सर। कुछ और प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है, ये कलर्ड होते हैं, है ना। मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयंस, Ln3+ की बात हो रहा है। देखो हर जगह 3+ की बात हो रही है क्योंकि जो 3+ है वही उनकी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो कह रहा है कि Ln3+ कलर्ड होते हैं। अब कलर का क्या रीजन हो सकता है? जैसे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके कलर का रीजन हम लोग लिखते थे डी ट्रांजिशन। उनके डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता और उसकी वजह से ये कलर शो करते थे। अब इनका जो कलर है, हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन ये कहता है कि इनके कलर का रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। लोअर एनर्जी का एफ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के एफ, लोअर एनर्जी वाला एफ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के एफ ऑर्बिटल में जाएगा, एफ एफ ट्रांजिशन होगा जैसे डी ट्रांजिशन होता था, और उसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि कलर्ड होते हैं, है ना। तो देखो ये रीजन लिखा है, कलर ऑफ दीज आयंस में बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, लो भाई लिखो यार, तुम लोग लिखो लिखो, चलो लिख लो, आराम से लिख लो, हो जाए तो मुझे बता देना फिर। हाँ हाँ, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जल्दबाजी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम से लिखो, धीरे धीरे लिखो। लिख लो तो मुझे बता दो बस कि हो गया सर, अब आगे बढ़ चलो। हो गया, लो ये वाला भी लिख लो, ये वाला पॉइंट भी लिख लो।
हो गया। देखो इसने एक चीज ये लिखी है कि जो लैंथेनम 3+ होता है और जो ल्यूटीशियम 3+ होता है वो कोई भी कलर नहीं शो करते, बट द रेस्ट डू सो। ये क्यों नहीं कलर शो करते? लैंथेनम 3+ क्यों नहीं शो कर रहा? इधर देखो, लैंथेनम 3+ इसलिए नहीं शो कर रहा, अगर आपने 3+ लिखा तो इसके पास ना तो कोई डी में इलेक्ट्रॉन है और ना ही एफ में इलेक्ट्रॉन है। 5d वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, 6s वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, कहां से आएगा कलर भाई? कोई एफ ट्रांजिशन नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए ल्यूटीशियम, अगर आप ल्यूटीशियम 3+ देखोगे, जो ल्यूटीशियम 3+ है वो 3 इलेक्ट्रॉन हटने के बाद 4f14 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। यस, ल्यूटीशियम 3+, ये जो आपके सामने लिखा है ये F14 कॉन्फ़िगरेशन है। अरे भाई साहब, अगर F14 कॉन्फ़िगरेशन है तो नीचे वाला F ऊपर वाले F दोनों भरे हुए होंगे। जैसे आप लोग ये कहते थे कि D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड नहीं होते क्योंकि वहां पर DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर F0 और F14 जो होगा कॉन्फ़िगरेशन वो कलर्ड नहीं होगा क्योंकि उन दोनों ही केसेस में FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सा, है ना? तो यहां बता दो ये लो साहब, ये दोनों कलर्ड नहीं होंगे। और एक चीज देखो, कहता है कि F0 और F14 टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक होने का मतलब यह है कि उन सबके पास एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर मान लीजिए किसी का कॉन्फ़िगरेशन F14 है, अगर F14 कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो आपके सामने लिखा है YB2+, ल्यूटीशियम 3+, अगर F14 है इसका मतलब सर सारा का सारा जो F है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं मेरे हिसाब से, ये चीज आपको पता है पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ऑर्बिटल है। और साथ में अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूं, इसका मतलब सर इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये लो साहब, है ना? तो यहां पर सर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब सर ये कैसे होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। और यहां पर F0 कॉन्फ़िगरेशन है, F0 कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है मतलब ये इनके पास भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये भी कैसे होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। इनको छोड़ के, F0 और F14 को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे सारे के सारे कैसे होंगे सर? पैरामैग्नेटिक होंगे। खत्म है, क्या दिक्कत है? ये पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि भाई पॉइंट मैंने कोई पहली बार समझाया हो, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना? ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, है ना, एक मैच्योर स्टूडेंट जो होता वो क्या कहता? मैच्योर स्टूडेंट ये कहता कि सर ठीक है, ये हमने समझी हुई है, आप आगे चलो, लिखना होगा तो कभी हम लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे, आप आगे चल पड़ो, इसको खत्म करो, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। लेकिन मैच्योरिटी, तुम जैसे लोगों से मैच्योरिटी की उम्मीद करना मतलब कोई फायदा नहीं है ना। आराम से लिखो, कोई बात नहीं, अपने आराम आराम से पढ़ेंगे, ऐसी क्या बात है। बहुत टाइम है अभी, दो ढाई महीने पड़े हैं अभी तो अपने एग्जाम के। हाँ, जेई के 2.5 महीने है भाई, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया पक्का? चलिए जनाब, फिर उसके बाद इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके जनरल केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, हमने ये लिखा था कि जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, है ना? और ये जो मेटल्स होते हैं ये अच्छे खासे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, है ना? या हाईली रिएक्टिव मत लिखो, ऐसे लिख लो रिएक्टिव मेटल्स, है ना? अब हाईली में तो ऐसा हो जाता है ना कि किससे कंपेयर कर रहे हो आप। ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, मैं आपको बता दूं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, दिस रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी कि जो लैंथेनोइड्स होते हैं उनकी मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट्स व्हाई जब ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ इनकी केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर वाटर के साथ आपने इनकी रिएक्शन करवाई तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसमें देख लो, लैंथेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अगर आपने नाइट्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन करवाई तो ये नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर भी जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अगर आपने इनकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में
क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आपने ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन करवाई तो Ln2O3 बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। अगर हाइड्रोजन के साथ आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो ये हाइड्राइड बनाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर क्लोरीन के साथ इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्लोराइड बनाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन होगी तो ये सल्फाइड्स बनाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और साथ साथ अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं Ln2C3 और साथ साथ ये LnC2 भी बना सकते हैं। ये इनकी जनरल केमिकल रिएक्शन है। अब एक चीज आप इसमें और नोटिस करो, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं जब आपने इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोक्साइड बने, और हाइड्रोक्साइड्स ये क्या कर सकते हैं, OH- आयन रिलीज कर सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। इसका मतलब दीज हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बेसिक इन नेचर है। अरे बोलो, है ना, ये कैसे होंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इनका लेफ्ट टू राइट जाने पर जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, हाइड्रोक्साइड्स का जो बेसिक नेचर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। यस, जैसे मान लो इधर मैंने एक हाइड्रोक्साइड लिखा है, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड लिखा है ना, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड। हालांकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है लेंथेनम की वो एफ ब्लॉक एलिमेंट की सिमिलर होती है, लेंथेनोइड की सिमिलर होती है। दैट्स व्हाई इसको पढ़ा लेंथेनोइड्स के साथ जाता है, लेकिन ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। और यहां पर ल्यूटीशियम लिखा है LuOH होल थ्राइस, और आपसे बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछा है। बताइए, देखिए एक जो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस जो है वो ये कहता है कि भाई अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो साइज छोटी होती जा रही है। यस, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड मजबूत होगा तो इसके लिए OH- आयन रिलीज करना मुश्किल है, और अगर OH- आयन रिलीज करना मुश्किल है मतलब इसकी बेसिक नेचर भी कम होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रोक्साइड्स का जो बेसिक नेचर होता है वो डिक्रीज करता है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। ये एक पॉइंट था छोटा सा, इसको आप लोग लिख लें, ध्यान में रख लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, और ये जो रिएक्शन है इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार। हो गया, चलो जी, बहुत बढ़िया। ये वाले इनकी कुछ यूजेस हैं, है ना, ये यूजेस लिख लो, ये कहां कहां काम में आते हैं, है ना, ये कहां कहां काम में आते हैं वो आप लोग लिख लो। लिखता है कि इनका जो यूज है वो जनरली प्रोडक्शन ऑफ स्टील्स, एलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स बनाने में काम में आता है। एक बहुत अच्छा एलॉय है जिसका नाम है मिश मेटल, है ना, मिश मेटल होता है, विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनोइड मेटल 95% एंड आयरन, ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। द गुड डील ऑफ मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स, है ना, बुलेट के जो शेल्स होते हैं उसमें बनाने में काम में आती है मिश मेटल। ठीक है, पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज किया जाता है कुछ ऑक्साइड्स को, है ना, लेंथेनोइड के। और जो क्रैकिंग होती है, पेट्रोलियम क्रैकिंग, ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, है ना,
ये जो क्रैकिंग है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्रैकिंग पढ़ी होगी जब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एल्केन्स, एल्केन्स चैप्टर पढ़ा होगा ना। और बाकी ठीक है, टेलीविजन स्क्रीन में और यहाँ हो रहा है, फलाना यूज हो रहा है, ठीक है, इसको लिख लो आप अपनी कॉपी में, है ना, इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। यस, नोट करो आराम से। तो ये मेरी तरफ से लेंथेनॉइड खत्म हो चुका है। लेंथेनॉइड के बाद अब हम लोग एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, अब हम लोग एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, लिखो बेटा लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो लेंथेनॉइड के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एक्टिनॉइड्स की। ठीक है, अब किसकी बात होगी, एक्टिनॉइड्स की। एक्टिनॉइड्स आप सब लोग जानते हो, इनको 5F सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यस, 5F सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं दादा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, है ना, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यस, यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, आर नॉन एज उसको आप लोग क्या बोलते हो, उनको बोला जाता है सर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, है ना, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, है ना, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। कुछ जगह पर ऐसे भी लिखा होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी, है ना। ट्रांस यूरेनिक का क्या मतलब हो गया कि ऐसे एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हो उनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। यस, हाँ, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं, यस, अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बेटा कहां से कहां तक होता है, जल्दी से बताओ सर। इनका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 90 से लेके Z इज इक्वल टू 103 तक होता है ना। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नोट कीजिए, देखिए कॉपी में इसको, और डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, चले आगे चले। ठीक है सर, आपके सामने ये वाले एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, है ना। ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जो एक्टिनियम है, ये एक्टिनियम जो है ये लेंथेनॉइड सीरीज, सॉरी एक्टिनॉइड सीरीज का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर बता दूं इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक्टिनॉइड्स के सिमिलर होती है। दैट्स वाई इसकी प्रॉपर्टीज को साथ में ही पढ़ा जाता है किसके, एक्टिनॉइड्स के। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं ये एक्टिनॉइड सीरीज का मेंबर नहीं है। एक्टिनॉइड्स Z इज इक्वल टू 90 से लेके Z इज इक्वल टू 103 तक होते हैं।
एक चीज मैं आपको और बोल दूं, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाना चाहिए, 5f में जाना चाहिए। और अगर मान लो आपसे कोई ये पूछे कि 5f और 6d में से किसका एनर्जी ज्यादा है ना, 5f और 6d में से किसका एनर्जी ज्यादा है, तो आप सीधा बोलोगे 6d की एनर्जी ज्यादा है ना। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, n+l रूल से आप लोग ये कर सकते हो, बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग 6d का एनर्जी 5f से ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी 6d में इलेक्ट्रॉन फिल पहले हो रहा है और 5f पूरा भरा भी नहीं है, और उससे पहले अगर 6d में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, इसका मतलब सर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर वो गलत है, सर वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। वो कैसा है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मान लीजिए ये देखो, यहां 5f में इलेक्ट्रॉन आया नहीं, उससे पहले 6d में चला गया, इसका मतलब ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर भी देखिए 5f पूरा फिल नहीं हुआ, उससे पहले 6d में चला गया, यहां पर भी चला गया, यहां पर भी चला गया, इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं सर ये सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सर। ये जो हमने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ये नहीं है। बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये फिर से एक्सेप्शन आ गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन 6d में 5f में पूरा भरने से पहले, 5f पूरा भरने से पहले अगर इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा है, इसका मतलब वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, होता है थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, साथ में होता है मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम, है ना। ये इनके नाम है। अगर मान लो आपको नाम नहीं भी याद रहे तो इनका सिंबल जरूर याद होना चाहिए। थोरियम से स्टार्ट होता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो सर, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नो लव, लव को यहां LR है ना, सेंटेंस उस तरीके से कंप्लीट हो रहा था, इस वजह से लव को LR लिखा गया है ना। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो, इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हो, है ना। और इसमें से आप लोग ऐसे देख सकते हो कि बहुत सारे जो नाम है वो या तो किसी जगह का नाम है और या फिर किसी कोई भाई साहब है उनके नाम पे रखा हुआ है। जैसे मेंडलीवियम, यहां आइंस्टीनियम, है ना। कई बार क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे खोजे गए थे, है ना, वहां पर उनके बारे में पता लगा तो उनका नाम उस जगह के नाम पे निकाल दिया। या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो भाई कोई साइंटिस्ट हुआ, उन साइंटिस्ट के याद में, है ना, उनको सम्मान देने के लिए, या फिर उस साइंटिस्ट ने अगर उसके बारे में खोज करी तो उसके नाम के साथ साथ उस एलिमेंट का जो नाम है उस साइंटिस्ट के नाम के साथ जोड़ दिया, है ना। तो ये एक अलग अलग चीजें हैं, वो जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोग जानते हो, 100 से बाद वालों का IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है ना। तो वापस समझ लीजिए क्या बोला है, थोड़े पापड़ यू नापो, है ना, थोड़े पापड़ यू नापो। फिर उसके बाद पुराने आम कम बिकेंगे, बिल्कुल कम बिकेंगे भाई, पुराने आम कम बिकेंगे। और क्या, कैफे में ऐसे फरमाओ FM, मैडम मेंडलीवियम, नो लव, बस ये चीज है। यस, हाँ, यस, चले आगे चले। तो ये एलिमेंट हो गए सर। अगर मान लो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, अगर मुझे एक्टिनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ये नोट करना है तो बताओ, है भाई, ये नोट करना है तो चलो कर लो, आराम से कर लो इसको भी, जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो इसको भी लिख ही लो। लिख लो लिख लो, हो जाए तो बता देना। हाँ, चले फिर आगे चले, नहीं लिखना तो चलो ठीक है, ठीक है आओ। सर हमने इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाली क्लास में लिखा था, N-2F 1 से 14, याद आया कुछ, N-2F 1 से 14, N-1D 0 से 1 और NS2 ये होता था। अब यहां पर है सर 5F 1 से 14, 6D 0 से 1
और 7s2। अब देखो इनमें मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हमें वैसे ही बहुत कम प्रॉपर्टीज पता है, या फिर हमारे सिलेबस में बहुत कम प्रॉपर्टीज है। तो जितना मैं बता रहा हूं उसका उतना लिख लेना, और अगर आपको पीएचडी करनी हो तो उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट बुक का सहारा ले सकते हैं, है ना, मैं आपको नहीं मना करूंगा। आप अगर इधर उधर भटकना चाहें भटक भी सकते हैं, है ना। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जिनके वीडियोस भी मिलेंगे लेंथेनोइड्स एक्टिनोइड्स पे, वहां से आप कुछ नया जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं, है ना। तो जितना मुझे बताना है उतना मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं और से भी ले सकते हैं। हाँ जी, ये हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, हम लोग चलेंगे आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो होगा इनकी रेडियस। हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, है ना, ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि उधर चल रहा था, लेंथेनोइड्स में चल रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप लोग, थोरियम से लेके लास्ट एलिमेंट कौन सा है, एलआर लोरेंसियम, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर सर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, तो सर जो साइज है वो डिक्रीज करनी चाहिए। वापस क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा, वापस क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि सर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें फिल हो रहा है। सर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 5f में फिल हो रहा है। यस, इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है सर, 5f में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, मतलब n-2 में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो सर आउटर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन बढ़ाएगा, ये इनर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा, और उससे तो साइज बढ़नी चाहिए थी। लेकिन वापस रीजन यही है कि 5f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, sp-df, जो f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। यस, वेरी पुअर। क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, इसी वजह से वापस से जो साइज है वो डिक्रीज करती है। रीजन आप लोग इसमें लिखना चाहें तो वापस से रीजन लिख सकते हो, पुअर शील्डिंग ऑफ, यस, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। और इस पुअर शील्डिंग को एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, कि एक्टिनोइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, साइज छोटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एफ इलेक्ट्रॉन्स मत बोलो भाई, एफ इलेक्ट्रॉन्स मत बोलो, ऐसे बोलो कौन से एफ इलेक्ट्रॉन्स, 4f की 5f, यहां पर है पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि कौन से सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएगा, मतलब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर एक्टिनोइड्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेंथेनोइड सीरीज में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, एक्टिनोइड सीरीज में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा। तो बताइए ये जो साइज में डिक्रीज है, ये जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन है, ये कहां ज्यादा होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर साइज में डिक्रीज वहां ज्यादा आएगा जहां शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट अगर जितना कम हो, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो सर उसकी साइज उतनी छोटी हो जाएगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, शील्डिंग इफेक्ट 4f का पुअर होगा या फिर 5f का पुअर होगा। सर 5f जो होते हैं सर वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, देखो f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट वैसे ही बहुत पुअर होता है, और जो 5f है वो तो सर न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर हो गया। 4f तो फिर भी न्यूक्लियस के नजदीक है 5f के कंपैरिजन में, 5f और न्यूक्लियस से दूर है, तो सर इसका जो शील्डिंग पावर होगा और कम होगा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, मेरे हिसाब से ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी, याद रह जाए तो डन लिख देना। आगे चलेंगे फिर आयनिक रेडियस के बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। हो गया, चले आगे चले।
ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जैसे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे, वैसे ही इनकी भी काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। कोई आपसे ये पूछ ले कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो होती है, तो उसका जो लॉजिक है वो उसके उसमें लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है। देखिए होता क्या है, यहां पर 5f 6d और 7s, इन तीनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काफी कम है। इनके सबका आपस में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काफी कम है, और एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। ये रीजन आपके सामने लिखा है। इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, लिखा है देखो, देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट 5f 6d एंड 7s लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है, एनर्जी लगभग सेम है, तो इन तीनों ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। और वो रेंज क्या है, कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाली चीज लिख दीजिए। यस हाँ जी, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल पॉइंट है ये वाला भी, है ना। ये भी कोई पहली बार नहीं आया ये वाला पॉइंट, है ना। ये पॉइंट भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके थे इसको, जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी थी। हाँ जी, हो गया, चले आगे। ठीक है सर, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है आपके सामने लिखी हुई है, ये देख लो। लो भाई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। यहां से यहां जाने पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वापस धीरे धीरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज करेगी। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एक्टिनोइड्स होते हैं उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है। एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली और है कि जो हमने लेंथेनोइड्स पढ़े थे, लेंथेनोइड्स में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +4 थी, है ना, जो हमने पढ़ी थी। लेकिन यहां पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +7 है सर, है ना। तो लेंथेनोइड्स +4 तक शो करते हैं, एक्टिनोइड्स +7 तक शो करते हैं ना। ये नोट करना है भाई, है ना, ये नोट करना है। डन, लिख दो इसको, नोट हो जाए तो बता देना। हो गया, हाँ जी।
चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं और इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि ये सिल्वरी इन अपीयरेंस होती है ना, सिल्वर कलर की सी होती है इनकी अपीयरेंस, ये रिएक्टिव मेटल्स होती है, बहुत अच्छी बात है। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, है ना, वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन वाटर कैसा होना चाहिए, है ना, बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, तो ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्राइड बन सकता है। एंड कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक्स प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर, है ना, ये खुद मेटल्स है तो नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। HCl अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड ओइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स। ये वाला पॉइंट भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि HNO3 जो होता है वो इनकी सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है, क्योंकि जो HNO3 होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी होता है और उसकी वजह से फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाते, अल्कली के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती और ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टीज हैं, बस इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें, एनसीईआरटी में लिखी हैं, याद हो जाए तो ठीक है, ना भी याद रहे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इन पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, इन पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसको लिख लें बस, है ना। इस पे जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैं फिर बोल देता हूं, लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स में जो ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं या रेडियस पे आते हैं, बस। यस, हाँ, इसको नोट कर लो आप, है ना, ये 5-7 पॉइंट्स है, इनको आप लोग नोट कर लो। HCl के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं ना, HCl के साथ ये मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो HCl है वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है। जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये उनका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो इनकी सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, और उस ऑक्साइड लेयर की वजह से फर्दर आगे किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, है ना, बस इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, हाँ जी, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, नोट कर लो बस इसको। हाँ जी, हो गया। बहुत बढ़िया, चलो जी, फिर इसी के साथ हमारा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो होता है खत्म, और अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस, है ना। देखो, सॉल्ट एनालिसिस का कई जगह पर जो नाम लिखा होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी लिखा होता है। क्या नाम लिखा होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस भी लिखा होता है। यस, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी लिखा होता है। ये आपके एनसीईआरटी में अगर कहीं देखोगे इस चैप्टर को तो ये चैप्टर नहीं मिलेगा। ये जो सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर है ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यस, ये आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यस, ये आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसका आपको अलग से लैब मैनुअल मिलता है ना। लैब मैनुअल आपके पास होगा मेरे हिसाब से। तो ये जो लैब मैनुअल है वहां से आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर 2 साल पहले तक, है ना, 2 साल पहले तक इस चैप्टर का स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं किया होता था जेईई मेंस के सिलेबस में या एडवांस में, तो ये हमेशा से था। लेकिन अब डायरेक्ट सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और
अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस में जो आपकी एनसीईआरटी का लैब मैनुअल है ना, जो एनसीईआरटी का लैब मैनुअल है, मोर देन 90% चांस ये है कि एनसीईआरटी के लैब मैनुअल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस की मैं बात कर रहा हूं। अब क्योंकि मतलब एडवांस की अगर हम लोग बात करें तो एडवांस में तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एनसी, आप देखो मैं आपको बहुत सारी रिएक्शंस करवाऊंगा, बहुत सारी रिएक्शंस करेंगे एक्चुअली हम लोग, है ना। इसमें मेंस एडवांस अलग नहीं करूंगा, जो मैं सॉल्ट पढ़ाऊंगा, जो मैं आयन पढ़ाऊंगा, उसमें मेंस और एडवांस दोनों एक साथ करवाऊंगा, है ना। लेकिन उसमें बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी जो लैब मैनुअल में नहीं दे रखी होगी। लेट्स से मैं आपको 10 रिएक्शंस करवाऊंगा लेकिन आपके लैब मैनुअल में 3 ही रिएक्शन लिखी हुई होगी। तो आपको अगर ऐसा लगे कि यार ये इतनी सारी रिएक्शंस याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और या फिर आपको लगे कि यार नहीं मैं मेंस के लिए पहले प्रिपेयर करूंगा, ये जो एडवांस में ये जो रिएक्शंस हैं इनको मैं बाद में पढ़ लूंगा मेंस के बाद, तो आप लोग इस चैप्टर को छोड़े ना। मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, मैं इतनी सारी केमिकल रिएक्शन कैसे याद करूंगा, ये रिएक्शंस तो मेरे से याद ही नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इस चैप्टर को छोड़ के चला जाऊं। यस, इससे अच्छा है कि मैं इस चैप्टर को छोड़ के चला जाऊं। तो बच्चा इसको छोड़ देता है चैप्टर को, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो पक्का क्वेश्चन देता है जेईई में। और एडवांस में तो भाई इसमें भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, है ना। लेकिन मेंस में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, मैं ये 100% तो नहीं बोलूंगा, 100% तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मोर देन 90% जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी लैब मैनुअल से आता है। यस, और जिस बच्चे ने स्कूल गया हो, जो बच्चा ईमानदारी से स्कूल गया है और स्कूल में उसको जो प्रैक्टिकल्स करवाए गए हैं, अगर उसने अच्छी ईमानदारी से प्रैक्टिकल में मेहनत करी है तो उस बच्चे को इस चैप्टर में आसानी होएगी, है ना, उसके लिए इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड में तो सब लोग एक्सपेरिमेंट करते ही हो ना। अगर कभी आपने स्कूल की लैब का मुंह देखा है, आप वहां पर गए हो, तो वहां 2 ही चीजें मेनली करवाई जाती है। एक तो करवाई जाती है टाइट्रेशन, है ना, स्कूल वाला मास्टर टाइट्रेशन करवाता है, और दूसरा वो आपको कुछ रेडिकल्स सॉल्ट एनालिसिस करवाता है, कुछ आपको एसिड बेसिक रेडिकल्स वो आपको निकालना सिखाता है। यस, ये आपने अगर कभी लैब में गए हो तो लैब में टीचर आपको क्या करता है, कागज देता है और कागज में एक सॉल्ट डाल के दे देता है ना, कागज की पुड़िया से देता है आपको, और आपको ये बताता है कि बताओ ये जो सॉल्ट है, ऑब्वियस है भाई कोई भी जो सॉल्ट होता है वो एक केटाइन और एक एनाइन से मिलकर बना होगा। तो आपसे ही पूछता है कि भाई इस सॉल्ट में कौन सा केटाइन प्रेजेंट और कौन सा एनाइन प्रेजेंट है। तो हम लोग उस सॉल्ट से कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और उन केमिकल रिएक्शन से अंदाजा लगाते हैं कि ये जो सॉल्ट है उसमें केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो किसी भी एक गिवन सॉल्ट्स में से हम लोग केटाइन को अलग निकालते हैं, एनाइन को अलग। केटाइन और एनाइन का पता लगाना, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट एनालिसिस। हमने सॉल्ट का एनालिसिस किया और फिर बताया कि सॉल्ट में ये वाला केटाइन है और ये वाला एनाइन है। तो मेरे हिसाब से ये जो बच्चा स्कूल गया उसने ये प्रैक्टिकल्स किए होंगे, और जब उसने प्रैक्टिकल किए हैं तो बहुत सारी चीजों को आसानी से रिलेट कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा स्कूल में लैब में नहीं घुसा है उसको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो आप लैब में आप गए हो और आपने वो सेम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल भी किया है, तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, है ना, और उसमें से कुछ चीजें आपको याद भी रहेंगी, है ना। ऑब्वियस है कुछ चीजें आपको याद रही होंगी, लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह होती है कि हम लोग स्कूल में ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, है ना। हम कोई भी एक सॉल्ट दे देता है टीचर, हम लोग उसमें उल्टे सीधे केमिकल मिलाते रहते हैं, है ना। कभी कोई गैस निकल जाती है, कभी कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है, कभी कोई स्मेल आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई कलर चेंज शो हो जाता है ना। तो फिर उससे चीजें नहीं याद रहती हमें, है ना। लेकिन जो ईमानदारी से बच्चा करता है लैब में प्रैक्टिकल्स, उसको बहुत सारी चीजें याद होंगी और वो बड़े आराम से उन चीजों को सीख पाएगा, रिलेट कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी हमारे साथ दिक्कत ये भी है कि भाई साहब जो हमारे प्रैक्टिकल्स जो लेने आता है बाहर से बंदा, है ना, जिसको आप लोग इन्विजिलेटर बोलते हो या क्या बोलते हो, जो भी कहते हो, है ना, क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल्स में सिर्फ आपसे फाइल बनवा दी जाती है ना, फाइल बना लो। कुछ स्कूल्स ऐसी होती हैं जो आपसे प्रैक्टिकल्स के पैसे ले लेती हैं कि भाई 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 1500 रुपए दो, और जो भी टीचर आता है आपके प्रैक्टिकल लेने,
उसकी जेब गर्म कर दी जाती है, उसकी खातिरदारी की जाती है ना, बढ़िया उसकी सेवा की जाती है 2-3 दिन, वो बंदा खुश हो जाता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देके चला जाता है ना। जो एक्सटर्नल आता है वो आपको अच्छे मार्क्स आपको देके चला जाता है ना। और सबसे बड़ी विडंबना आज इस देश में यही है कि एजुकेशन का ये हाल ऐसा हो गया है कि डिग्रियां लोगों के पास खूब सारी हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि भैया मतलब क्या तुझे ये चीज आती है क्या, है ना, उनको किताब दे दी जाए तो उसमें से वो आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना। तो ये है मतलब अब क्या किया जाए इसमें, है ना। और इसमें सबको ही फायदा है ना, सबको फायदा है, सरकारों को फायदा है ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ रही, है ना। और अगर लोग ज्यादा पढ़ लिख ले लिए तो भाई ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, सवाल जवाब करेंगे, और नेताओं को सवाल जवाब तो पसंद ही नहीं आते ना, है ना। उनको तो पसंद आता आप सामने आते ही झुक जाओ, पैर छू लो, घुटने दबा दो, आवाज नीचे रखो, आंखें नीचे रखो, है ना। सिस्टम को भी यही पसंद आता है। अगर अच्छे स्कूल्स बना दिए, अच्छे स्कूल्स में पैसा लगेगा, है ना, ज्यादा टीचर्स रखने पड़ेंगे, अच्छे लैब्स देने पड़ेंगे। आप लोग समझ ही रहे हो आपके आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या 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 हालत है। और गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल भी देख लो, कई तो दुकानें हैं, है ना। और स्कूल्स ही नहीं, फिर उसके बाद जब आप कॉलेजेस में जाते हो तो वो तो और गंदी दुकानें हैं, है ना। 2-2 कमरों में कॉलेजेस चल रहे हैं, एक भी दिन जाने की जरूरत नहीं, आपके पास डिग्री आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आता उस डिग्री से क्या करोगे आप लोग, है ना। तो ये है विडंबना है इस देश की, क्या करें अब। हमें भी अच्छा लगता ही है ना, हम भी 1000 रुपए देके बढ़िया साल भर प्रैक्टिकल नहीं करते, हमें लगता है तो बढ़िया काम है ना। और दूसरी चीज ये देखो, है ना, दूसरी चीज ये देखो कितने दोगले हैं हम लोग, है ना। हम लोग कितने बड़े दोगले हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता कोई, ऑब्वियस है, नहीं पढ़ने के 100 रीजन है ना, एक नहीं 100 रीजन है। वहां टीचर पूरे नहीं है, टीचर पढ़ाई का काम कम करते हैं, बाकी काम ज्यादा करते हैं, उनसे बाकी काम ज्यादा करवाए जाते हैं। कभी भैंसें गिनवाई जाती है, कभी जानवर गिनवाए जाते हैं, कभी, है ना, कभी कुछ और करवाया जाता है, कभी इंसान गिनवाए जाते हैं, कभी उनको कोरोना की दवाइयां पिलाने में लगा दिया जाता है ना, कभी गायों के इंजेक्शन लगाने में लगा दिया जाता है ना, जानवरों के इंजेक्शन लगाने में लगा दिया जाता है। तो वो कभी उनको पौधे रोपने, पौधे लगाने हैं साहब, उसमें लगा दिया, तो वो कब काम करवाएं, है ना। स्कूल्स की हालत ऐसी है, अभी हमारे राजस्थान के अंदर स्कूल्स छत गिर गई और कुछ बच्चे उसमें दब के मर गए। अब कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहेगा, है ना, समझ रहे हो आप लोग। और वहीं पर दोगलापन ये होता है कि आप में से जितने भी बच्चे हैं, है ना, आप में से जितने भी बच्चे हैं वो लड़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के। जो नीट के बच्चे हैं वो लड़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के। समझ रहे हो आप मेरी बात को। लेकिन हम सरकारी स्कूल में नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, है ना। समझ रहे हो तो मेरी बात को। यस, यही है दोगलापन है। इंसान जब बीमार हो जाएगा, है ना, लास्ट में, और जब सब जगह से हाथ पैर वो मार के थक हार जाएगा, तो फिर उसको एम्स चाहिए, है ना, उसका इलाज एम्स में होगा। वो कोशिश करेगा, वहां जुगाड़ लगाएगा एम्स में, पता नहीं कब कितने दिनों बाद लोगों का नंबर आता है ना। वो जाएगा, जुगाड़ लगाएगा अच्छे एम्स में। एम्स दिल्ली से अगर आपको ऑपरेट करवाना है तो पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ऑपरेशन की, आपको 9 में नंबर लगाना पड़ता है, आपको तारीख दी जाती है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपका ऑपरेशन होगा, है ना। ऐसा भी होता है कई बार। फिर वो जुगाड़ लगा जाता है कि हमारा पहला हो जाए, पहले चले जाए, है ना। नौकरी सबको सरकारी करनी है, सबसे पहली कोशिश यही होती है कि सरकारी नौकर बन जाए हम लोग, है ना। लेकिन और लास्ट में जो सरकारी नौकर नहीं बन पाता वो सरकारी नौकर को गाली देता है ना, कि ये काम नहीं करते, है ना। लेकिन बंदा वो भी भाई सरकारी नौकरी चाहता है, वो बन नहीं पाता तो वो गाली उसी को देता है ना। और आयरनी ये भी है कि सरकारी नौकर के जो वो टैक्स देता है सरकारी नौकर, इनकम टैक्स, है ना, उस टैक्स से जिन लोगों के घर पे वो 5 किलो राशन आता है वो भी उसी सरकारी नौकर को गाली देंगे, है ना। तो मतलब सब गोलमाल ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये, जो भी है भाई, है ना, जो भी है, अब जो चल रहा है वो चल रहा है, उसमें क्या करें अब। हमें तो बस सोल्ट एनालिसिस पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि
अगर आप लोग, हाँ, अगर आप लोग पूरे साल भर अगर आपने एक्सपेरिमेंट किए होते, है ना, ये आपने अपने स्कूल को फीस दी है, अगर आप स्कूल से क्वेश्चन पूछते कि हमारे प्रैक्टिकल्स क्यों नहीं हो रहे टाइम पे, है ना, और आप स्कूल अगर रेगुलर जाते तो आपको आज दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपका स्कूल नहीं जाना स्कूल वालों के लिए भी अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं करना स्कूल वालों के लिए भी अच्छा है। सबके हाथ, दोनों हाथ, है ना, सबका मतलब ऐसे मान लीजिए कि हाथ घी में डूबे हुए हैं ना, दोनों को फायदा है, तो कोई बोल नहीं रहा। लेकिन अगर आप लोग जाते तो आपके लिए आज ये जो चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाता है ना, ये चीज बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। चलिए फिर जो भी है भाई, क्या कर सकते हैं, आओ, ज्यादा बोल भी नहीं सकते, है ना, क्या पता तुम में से कई लोगों को बुरा भी लग गया हो अभी तक, है ना, कैसे कैसे बोल दिया। कल आप में से कई लोग, है ना, मतलब ठीक है, छोड़ो, आ जाओ पढ़ लेते हैं इसको। ज्यादा बोलना भी घातक सिद्ध हो सकता है आजकल, सच्चाई बोलना है ना, खास तौर से, क्योंकि सच की डेफिनेशन सबने अपने हिसाब से बना ली है। किसी को ये सच लगता है तो आप किसी दूसरे का सच जानोगे तो उसका सच कुछ और होगा। हो सकता है वो फेसबुक पे सच ढूंढ रहा होता है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किताबों में सच नहीं ढूंढते, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सच ढूंढते हैं, वो व्हाट्सएप पे सच ढूंढते हैं ना। उनको रोज कुछ ना कुछ चीजें उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दे दी जाती है, जिनसे कि उनका दिन भर का काम बढ़िया चल जाता है, उनका बढ़िया एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। अब वो चीज सच्चाई है, झूठ है, जो भी है, वो अपने हिसाब से कहानी गढ़ लेता है ना। तो इस वजह से सबका सच अलग अलग है। एक टाइम था जब सच का सोर्स किताबें हुआ करती थी, यस, सच का सोर्स न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। आज वो टाइम नहीं है, किताब कोई पढ़ना नहीं चाहता, है ना, वहां से वो सच्चाई लेना नहीं चाहता, उसको सच चाहिए इस पे, मोबाइल के ऊपर, है ना, मोबाइल पे ऊपर। तो ये जो फेसबुकिए हैं, है ना, जो फेसबुक व्हाट्सएप का जो ज्ञान है, वो मुझे लग रहा है लुटिया डुबो रहा है तुम लोगों की भी, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग बच के रहें इन सारी चीजों से। कभी आपको सच्चाई ढूंढनी हो तो कोशिश करें कोई अच्छा न्यूज़पेपर जो मतलब छपने के बाद बिकता हो, उस न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़े, जो बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़े, अपनी लाइफ में अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालें जिनसे आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। समझ रहे हो? हाँ। तो हम लोग सोल्ट एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ने वाले थे, है ना। हम लोग सोल्ट एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ने वाले। तो डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी है कि द सिस्टमैटिक, यस, द सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ एनायंस एंड कैटायंस प्रेजेंट इन ए सॉल्ट और सॉल्ट मिक्सचर इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट एनालिसिस या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपके पास एक सॉल्ट है और मैंने आपसे कहा कि जो सॉल्ट होता है, जनरली देखो सॉल्ट बनता कैसे, है ना। आपका जो सॉल्ट बनता कैसे, सर आपके पास एक एसिड होता है ना, और एक आपके पास बेस है। एसिड और बेस दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं सर। ये हमें पता है सर पहले से, यस, ये हमें पहले से पता है सर, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एसिड है HCl और आपके पास एक बेस है NaOH, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने क्या कर दिया, NaCl बना दिया और साथ में H2 बना दिया। अब ये हमारा सॉल्ट है सर, देखो अब ये जो सॉल्ट है सर, इसमें एक कैटायन है कौन सा, Na+ और एक एनायन है कौन सा, Cl-, है ना। इसको दुनिया एनायन बोलती है और इसको दुनिया कैटायन बोलती है ना, इसको दुनिया कैटायन बोलती है। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये जो कैटायन है, ये जो सॉल्ट में दो आयंस हैं, इनका आपको पता लगाना है ना, इनका आपको पता लगाना है। और इनका पता लगाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करते हो, आप प्रोसेस करते हो, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सॉल्ट एनालिसिस, यस। अब ये जो कैटायन है, मुझे एक बात बताइए, कैटायन कहां से आया है सर? ये जो कैटायन है वो बेस से आया है। किसी भी सॉल्ट का जो कैटायन है वो कहां से आता है, बेस से आता है, और इसी वजह से इसको बेसिक रेडिकल बोला जाता है ना। इसी वजह से ये जो कैटायन है इसको क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल कहा जाता है ना। इसी वजह से क्या कहा जाता है, उसको बेसिक रेडिकल कहा जाता है। और वहीं पर दूसरी चीज देखो, ये जो एनायन है Cl-, बेटा ये एनायन कहां से आया है सर? ये एनायन आया है एसिड से, यस। तो सॉल्ट का जो एनायन है वो कहां से आता है, एसिड से आता है, यस। कहां से आता है बेटा, ये सर एसिड से आता है ना, ये एसिड से आता है, फ्रॉम एसिड, है ना, ये एसिड से आता है। इसी वजह से इसको एसिडिक रेडिकल भी बोला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आपके पास आज के बाद कभी भी एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल ऐसा कुछ नाम आए ना, तो आप लोग घबरा मत जाना, है ना। सॉल्ट का जो कैटायन होता है, कैटायन हमेशा बेस से आता है, इस वजह से इस कैटायन को बेसिक रेडिकल बोलेंगे। और जो एनायन है वो एसिड से आता है, इस वजह से एनायन को एसिडिक रेडिकल भी हम लोग कहते हैं। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ।
अरे वो हाँ, मतलब जिसकी भी पार्टी हो तुम लोग अभी पढ़ाई करो, है ना, ये पढ़ लो। हाँ, तुम में से कई लोग तो नाराज होके भाग भी चुके होंगे। सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, है ना। एक दिन मेरा एक दोस्त था, ऐसे हम लोग 4 लोग बैठे थे, तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा नेता कम से कम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, है ना, जिसके पास ज्ञान हो अच्छा खासा, ऐसा तो कम से कम नेता चुनना चाहिए। नाराज हो गया वो, बोले बोले तू तो एक पार्टी का विरोध करता है और तू एक पार्टी का सपोर्टर है, बताओ। अब यार इस बात में मैंने कौन से गलत बात कह दी? पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, किसी को भी चुन लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर रहे हो, ऐसे ही है भाई, लोग ऐसे बुरा मान जाते हैं, है ना। हाँ, आ जाओ, हो गया क्या? यस डन है, यस डन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सब कुछ आपके लिए एक स्क्रीन पे लिख के लाया हूं, है ना। अब तुम इसके लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहो तो बोल सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है ना भी बोलना चाहो तो मत बोलो, भले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से कैटायंस हैं जो आपके लैब मैनुअल में दे रखे हैं और कौन कौन से एनायंस हैं जो आपके लैब मैनुअल में दे रखे हैं, वो मैंने लिख दिए। मैं तो सारे ही पढ़ाऊंगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, है ना, तुम उसकी चिंता मत करो, है ना, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। लेकिन उनमें से ये लैब मैनुअल में ये वाले कैटायंस होंगे, ये वाले एनायंस होंगे। जेई मेंस के सिलेबस में ये वाले कैटायंस है, ये वाले एनायंस हैं, और जेई एडवांस के सिलेबस में ये सब कुछ है। मैं सब कुछ आपके लिए एक ही स्लाइड पे लिख के लाया हूं, है ना। तो मेरे हिसाब से आप इस स्लाइड का तो कम से कम ये नहीं बोलोगे कि सर अभी मैंने लिखना है ना। अब तो नहीं बोलोगे शायद कि अभी हमें लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ लिखने का नहीं है, ये मैं सिर्फ तुम्हें सिलेबस से अवगत करवा रहा हूं, है ना, मैं सिलेबस से अवगत करवा रहा हूं। तो देखो मैं करवाऊंगा कैसे, मेरा जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, मैंने ऐसे सोचा है। अब तो मुझे बताना कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है कि नहीं है। मैं ऐसे सोच रहा हूं कि जो कैटायंस हैं, है ना, देखो आप लोग कैटायंस चेक करो, आपके लैब मैनुअल में इतने सारे कैटायंस दे रखे हैं, और जो हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में ये वाले कैटायंस हैं, है ना, और एडवांस में और भी कुछ कैटायंस हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि जो एडवांस वाले कैटायंस हैं उनको पहले हम लोग मेंस वाले सोल्ट एनालिसिस में जो मेंस का पोर्शन है उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद एडवांस का पोर्शन कर लेते हैं। या फिर आप लोग चाहो कि नहीं सर सारे एनायन एक साथ करवा दो, सारे कैटायन एक साथ करवा दो, हम लोग अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे कि कौन सा मेंस में है और कौन सा एडवांस में है और कौन सा लैब में है ना। ये बता दो किस तरीके से करें, हाँ किस तरीके से करें। बेटा अगर आप लोग बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, यस, अगर आप लोग बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लोग बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो लैब मैनुअल में लिखी हुई रिएक्शंस है वही याद करनी है ना। एक साथ करवा दें, ठीक है, चलो ठीक है, एक साथ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड में सिर्फ आपको एनसीईआरटी लैब मैनुअल से आगे नहीं जाना है। मैं फिर बोल देता हूं, मेंस का जो पोर्शन है उसमें भी मैक्सिमम एनसीईआरटी लैब मैनुअल से ही पूछा जाता है, लेकिन एडवांस के सिलेबस में जरूरी नहीं है कि लैब मैनुअल से आए, वहां पर कुछ भी आ सकता है ना, वहां पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ चलो हम लोग कर लेते हैं। सर सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, जब भी आपके पास एक सॉल्ट आता है, सॉल्ट में 2 आयन है, कैटायन और एनायन, सबसे पहले जो एनालाइज किया जाता है वो किया जाता है एनायन। एनायन का पता सबसे पहले लगाया जाता है और फिर उसके बाद कैटायन का पता लगाया जाता है ना। सबसे पहले किसका लगाया जाता है? एनायन का, और फिर उसके बाद कैटायन का, है ना। तो अब कोई ये बच्चा ये बोल दे कि सर ऐसा क्यों होता है ना, कोई ये भी बोल सकता है साहब ऐसा क्यों हुआ। देखो ये लिखा है एनायंस आर आइडेंटिफाइड बिफोर कैटायंस, है ना। एनायन का पता पहले लगाया जाता है, उसकी रिएक्शंस पहले की जाती है, उसको अलग करने की कोशिश पहले की जाती है, फिर कैटायन का पता लगाने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कुछ एनायंस ऐसे होते हैं, है ना, कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जो कैटायन के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं, है ना। कैटायन के आइडेंटिफिकेशन में इंटरफेरेंस आती है उनकी वजह से, और जो ऐसे एनायंस होते हैं उनको हम लोग इंटरफेरिंग एनायंस बोला जाता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरिंग एनायंस बोलते हैं। यस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरिंग एनायंस बोलते हैं। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरिंग एनायन बोलते हैं। तो हमें क्या करना होता है? इन एनायंस को पहले हटाना होता है ना। इनको हम लोग पहले हटा दें, है ना, हम लोग उनको पहले हटा दें, ताकि ये कैटायन के जो, जब हम लोग कैटायन का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कोई इंटरफेरेंस इसकी वजह से ना आए। अरे हाँ ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगा, अभी हम लोग, अभी एक बार के लिए आप लोग पढ़ लो, है ना, वो आगे की बात है।
फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। हाँ, अभी एक बार आप इसको देख लो कि हमें पहले एनायंस को हटा देना होता है, फिर उसके बाद कैटायन। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ एनायंस ऐसे हैं बेटा जी, देखो ये कुछ एनायंस ऐसे हैं जो कैटायन के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर कैसे करते हैं? इंटरफेयर इस तरीके से करते हैं कि ये कुछ ऐसा, मान लो ये एनायंस प्रेजेंट है और आपने उससे पहले कैटायन ढूंढना चाहा। ये जो एनायंस है ये भी अपना एक कलर, कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करेंगे। आप ये सोचोगे कि ये जो कलर है वो कैटायन की वजह से आया है, लेकिन नहीं, वो जो कलर है वो एनायन की वजह से है। आप कंफ्यूज हो गए। आपने तो सोचा ये कलर कैटायन की वजह से आया है, लेकिन वो कलर एक्चुअली किसकी वजह से आया? इन एनायंस की वजह से आया होगा। इस वजह से आपको कभी भी एग्जैक्ट कैटायन के बारे में आप श्योर हो ही नहीं पाओगे। तो इससे पहले आप ये चाहते हो कि भाई इनको मैं पहले हटा दूं, फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैटायन रहे और फिर मैं कैटायन का एक्सपेरिमेंट बड़े आराम से कर सकूं, है ना। तो पहले इनको। अब क्वेश्चन एक और ये पूछा जाता है कि बताइए इंटरफेरिंग एनायंस कौन कौन से होते हैं? इंटरफेरिंग एनायंस कौन कौन से होते हैं? देखो, फ्लोराइड आयन हो गया, बोरेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ऑक्सलेट हो गया और सिलिकेट हो गया। यस, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कि जो आर्सेनेट होता है ना, वो भी एक तरह का इंटरफेरिंग एनायन होता है। हालांकि ये आपके मैनुअल में नहीं दे रखा, बहुत कम जगह लिखा होता है, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिखा, लेकिन बोला जाता है ऐसे, है ना। ऐसे बोला जाता है इसको। याद, हाँ, ये सब कुछ याद रखना। याद रखने का तरीका, आप बहुत सारे लोग इसको ऐसे याद रखवाते हैं कि बाप सॉफ्ट है ना, बाप सॉफ्ट है, बाप सॉफ्ट है। बी से क्या हो गया? बी से हो गया बोरेट, है ना। ए वो हो गया, है ना, आर्सेनेट। पी हो गया आपका फॉस्फेट, एस से आ गया सिलिकेट, ओ से आ गया ऑक्सलेट, एफ से आ गया फ्लोराइड। ये टी तो सेंटेंस कंप्लीट करने के काम में है ना, ये सेंटेंस कंप्लीट करने के काम में है। आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से, है ना, कि बाप सॉफ्ट है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है सर, कोशिश करेंगे याद रखने की, है ना, याद रखने की कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल याद रखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जब भी हम लोग किसी भी टेस्ट को करते हैं, जब भी हम लोग सोल्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप सोल्ट आते ही उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो। प्रिलिमिनरी टेस्ट से आपको अंदाजा लगता है, अंदाजा लगाते हो कि ये सोल्ट हो सकता है ना, हो सकता है कि सॉल्ट के अंदर ये वाला आयन हो सकता है, ये वाला कैटायन हो सकता है, या फिर ये वाला एनायन हो सकता है। और फिर उसके बाद आता है कंफर्मेटरी टेस्ट्स। इसमें आप श्योर होते हो कि यही वाला कैटायन है। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 तरह के एनायन प्रेजेंट है। अब यार 20 का टेस्ट करना मुश्किल होता है, तो आप क्या करते हो, उसमें से कुछ एनायंस की पॉसिबिलिटी हटा देते हो। उसका एक प्रोसेस होता है कि ये करने से ऐसा 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 हुआ, इसका मतलब ये वाले एनायंस नहीं है, ये वाले एनायन हो सकते हैं। अब हो सकते हैं में से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि यही वाला है। तो सबसे पहले ये अंदाजे वाले टेस्ट होते हैं और ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं, ये ऐसे मान लीजिए ये वाले टेस्ट वेट होते हैं ना, ये एक्वा सॉल्यूशन में किए जाते हैं, और ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये ड्राई टेस्ट होते हैं ना, ये एक्वा सॉल्यूशंस में नहीं होते, है ना, ये ड्राई टेस्ट होते हैं। अब ये इसमें कौन कौन से कैसे अंदाजा लगाते हो? कई बार हम लोग उसकी अपीयरेंस देख के अंदाजा लगाते हैं। एक सोल्ट है, ब्लू कलर का है, आप बोलोगे Cu2+ कैटायन हो सकता है, ये कॉपर का सोल्ट हो सकता है, अंदाजा लगाया कलर से, है ना, आ रहा हूं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट हो गया। कई बार उनको हीट करते हो, है ना, हीट करने से कोई कलर की गैस रिलीज हुई, है ना, तो आपको अंदाजा लगेगा अरे ये वाली गैस निकल रही है, इसका मतलब ये चीज हो सकती है। ऐसी स्मेल आई तो इसका मतलब ये हो सकता है। ये अंदाजा इस तरीके से लगाया जाता है ना। फ्लेम टेस्ट करते हो, बोरेक्स बीट टेस्ट, इनके आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, ये कक्षा 11th में पढ़ाया जाता है, ये भी कक्षा 11 का टॉपिक है। फॉस्फेट बीट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये वो टेस्ट है जिससे अंदाजा लगाओगे। और सबसे लास्ट में हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्लेम टेस्ट से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं काफी कुछ इसमें से करवा दूंगा। मुझे लग रहा था मैं फ्लेम टेस्ट, बोरेक बी टेस्ट, फॉस्फेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कम से कम ये वाले जो टेस्ट है वो आज की क्लास में करवा देता। लेकिन भैया अगर जनता ना चाहे तो आप कैसे करवा दोगे, है ना। जनता जनार्दन है, आप नहीं चाहोगे तो नहीं करवा सकते। आज आपको डीपीपी नंबर 3 मिलेगा, आप बढ़िया ढंग से रिवीजन कीजिए पूरा। और जो आपका पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, यस, पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है, उस पीडब्ल्यू मॉड्यूल में से आप लोग कंप्लीट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा हो,
जो आपकी मर्जी हो वो आप लोग कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग पीवाईक्यू जरूर करें, है ना, पीवाईक्यूज आप लोग जरूर करें अपने नोट्स अच्छे से पढ़ने के बाद, तभी तो आपको पता लगेगा तुम्हारे नोट्स की कीमत क्या है ना, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे नोट्स की कीमत क्या है ना। नहीं तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि मास्टर आता है चुपचाप पढ़ा के चला जाता है ना, इतना बोरियत से पढ़ाता है। भाई कभी पीवाईक्यूज करके बैठना, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस के क्वेश्चंस, मेंस के, एडवांस के लगा के देखना, है ना, तभी तो तुम्हें पता लगेगा, है ना, कि नोट्स में क्या लिखा है तुम्हारे, है ना। चलो तो फिर कल संडे का दिन है ना, आराम से ऐश करना। और मंडे से हम लोग ये टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर देंगे। सोल्ट एनालिसिस के मेरे पास खूब सारे लेक्चर्स हैं, है ना, तो कोशिश करूंगा मैं जितने भी हो पाए उसमें कंप्लीट करने की चीजें, और उससे कम 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 में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जितने लेक्चर सोल्ट एनालिसिस के दिए हुए हैं उसमें से कम में ही, है ना, जितने दिए उन लेक्चर से कम लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना कर पाते हैं ना। वापस से वही होगा कि भाई क्लास को चलाने वाले तो आप लोग ही हो, है ना, कितना आप लोग चलाते हो, क्या करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीड है अपनी वो इस बेसिस पे डिसाइड होगी, है ना। और ये मेंस से पहले का लास्ट टॉपिक होगा। मेटलर्जी एक और चैप्टर है, लेकिन मेटलर्जी हमारे मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है और बहुत सारे बच्चों की स्कूल का पार्ट भी नहीं है ना, बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है बहुत सारे बच्चों के। तो ये मेंस के, और मेंस के सिलेबस में तो है नहीं, वो सिर्फ एडवांस के सिलेबस में, है ना। तो ये हमारा ऐसे मान लीजिए कि लास्ट चैप्टर है मेंस से पहले का। मेरे से कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर आपने एडवांस के टॉपिक्स नहीं करवाए हैं, तो क्या आप लोग एडवांस के टॉपिक आप करवाओगे नहीं, या फिर हमें एडवांस के टॉपिक, कोई मेरे से पूछ रहा था कि सर आप वरुण बैच से पढ़ना है क्या हम एडवांस के टॉपिक, मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं ही करवाऊंगा, है ना, सब कुछ मैं ही करवाऊंगा, लेकिन पहले मेंस फिर उसके बाद एडवांस। सोल्ट एनालिसिस में मेंस एडवांस में एक साथ करवा दूंगा। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेंस एडवांस में सब कुछ करवा चुका हूं, कुछ ज्यादा नहीं बचा। एडवांस में सिर्फ मुझे पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो मुझे एडवांस के लिए पढ़ाना है, बाकी सब कुछ हो चुका है, कुछ नहीं बचा आपका, है ना। तो ये चीज आप लोग समझ, सब यहीं पर करेंगे जब आपका मेंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे, कभी लाइव फॉर्म में दे देंगे, जब आपकी मर्जी हो तब देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।